Hello friends, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to Pinky Goyal Common Classes. In this video, we cover Indian economy on the eve of independence. This is the first chapter of Indian economy. बेटा इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों को इंडियन की जो पोजीशंस हैं उनको पहले देखना होगा कि कैसी थी, और उसके बाद ही आप लोग इसको कंपैरिजन कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इंडियन इकॉनमी ऑन द। आप लोगों को मालूम है कि हमारे पास जब ब्रिटिश ने रूल नहीं किया था उससे पहले हमारा जो देश था वो एक संपन्न देश था, यानी कि बहुत ग्लोरियस प्रॉस्पेरस हमारी कंट्री थी। सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। और यहाँ की जो नेचुरल हमारे पास बाउंड्रीज थी या गॉड गिफ्टेड जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे कि इंडिया में अगर एक बार इंडिया का रास्ता मिल गया तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जीवन के लिए या खेती बाड़ी के लिए हम लोगों के पास पानी भी पर्याप्त मात्रा में है और जलवायु भी यहाँ पर अच्छी है और पृथ्वी का भी पार्ट है। इसीलिए लोग हमारे को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे, इसके पीछे भी एक कहानी है छोटी सी याद रखने के लिए। और यहाँ पर संपन्न देश कहा था, लेकिन पहले उसको करें कि सोने की चिड़िया क्यों कहते थे कि जब कोई राजा महाराजा जो दूसरे देशों के हैं वो अगर खुश होते थे तो अपनी रानियों को गिफ्ट देते थे। तो उनकी रानियाँ कहती थी कि अगर आपने हमें कुछ देना ही है तो भारत के बने हुए कपड़े या गहने ला के दीजिए और हमें खुश कीजिए। तो वहाँ पर बाज़ार लगते थे, बाज़ारों में वो अपने सैनिकों को भेजते थे कि जाओ भारत से ये सामान लेके आओ, क्योंकि उस समय मेज़रमेंट का कोई सही मूल्यांकन नहीं था वस्तुओं का। तो जो वहाँ पर लेन देन चलती थी वो चलती थी आपकी सोने में, तो वो किसी भी चीज़ के बदले में सोने को देते थे। तो मिस्र के जो सैनिक थे या राजा थे अपनी रानियों के लिए जो उन्होंने मांगा उनके लिए वो सोने के सिक्के देके जाते थे। और इसीलिए भारत में हर घर में हर व्यापारी के पास सोने के सिक्के होते थे और सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अब आप लोगों को मालूम है कि जब धीरे धीरे इसी अट्रैक्शन की वजह से लोगों ने हमारे भारत पर काफ़ी बार हमले भी किए, और जो ब्रिटिश थे उन्होंने हमलों से नहीं जीता हमें, उन्होंने हमारे देश में ट्रेड के बहाने यानी कि व्यापार के बहाने उन्होंने हमारे देश में एंट्री करी। धीरे धीरे उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा किया, इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली, और हमारे देश की हालत को बद से बदतर बना दिया। ठीक है, तो अब हम करेंगे कि जब हमें उस ब्रिटिश रूल से शासन से आज़ादी मिली तो हमारे देश की क्या अवस्था थी, क्या वो थी। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे अब कि इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, यानी कि जब ब्रिटिश शासन काल के दौरान में उसमें हमारे जो इकॉनमी का था बहुत निम्न स्तर था। कैसे? इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकॉनमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। इंडियन इकॉनमी इंडिपेंडेंट इकॉनमी थी ब्रिटिश रूल के ऊपर। क्यों, क्या कारण थे कि वो उसके ऊपर डिपेंड हो गई? सबसे पहले कि एग्रीकल्चर हमारा मेन सोर्स था यहाँ पर जीवन जीने के लिए, लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल। येट द कंट्री इकॉनमी वॉज करेक्टरिस्टिक्स, मतलब और भी काफ़ी सारी गतिविधियाँ होती थी, जैसे कि इंडिया को वेल नोन जाया जाता था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए। हाथ से बनाए हुए कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल जो मैंने कहा था बहुत ज़्यादा फेमस थे। फिर यहाँ पर सोने चांदी के भी जेवरात बनाए जाते थे, मेटल, प्रीशियस स्टोन, वर्क स्टोन। और ये इंडिया की जो इमेज थी पूरी वर्ल्ड वाइड मार्केट में फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड और हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप। फिर इस कारण से हमारा, लेकिन फिर भी हमारा जो मेन साधन था जीवन यापन करने का वो एग्रीकल्चर ही था। फिर फोकस ऑफ द इकोनॉमी पॉलिसी परसुएड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया। ब्रिटिश काल में जिन पॉलिसीज़ के ऊपर उन्होंने फोकस किया, प्रेशराइज़ किया हमें, हम लोग उसी को होते गए। द इकोनॉमिक पॉलिसी परसुएड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न मोर with the protection and promotion of the economic interest of their home country than the development of the Indian economy। ये तो बात सभी को अच्छी तरह से समझ भी आती है, आपको भी आती है कि अगर आपको कहा जाए
दुश्मन की सीमा में भी कि अपने देश का भला करना है तो आप वही करेंगे। तो ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट यहाँ पे था कि भारत से जो चाहे जैसे चाहे निकाल लो, लेकिन हमारा बेनिफिट होना चाहिए। इसीलिए तो उन्होंने यहाँ पर उन्हीं नीतियों का और पॉलिसीज़ का उपयोग किया या फैलाव किया जिससे ब्रिटेन को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में महारत हासिल हो और इंडिया को नुकसान पहुँचे, इंडिया का नहीं था उनका। तो यहाँ देखिए उन्होंने क्या क्या किया उन पॉलिसीज़ के दौरान। सच पॉलिसीज़ ब्रॉट अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकॉनमी। उन्होंने देखो, हम सबसे पहले एक्सपोर्टर थे, ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फाइनल गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन। हम जब भी मैंने कहा कि ब्रिटेन के शासनकाल से पहले हमारा देश कई चीज़ों का एक्सपोर्ट करता था, लेकिन उन्होंने अपने देश को प्रमोट करने के लिए इंडिया का ट्रांसफॉर्मर यानी कि स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। जो देश सर्वप्रथम एक्सपोर्टर था अब वो इंपोर्टर बन गया। इंपोर्टर किसका? फाइनल गुड्स का, और सप्लायर बना रॉ मटेरियल का, क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल थे। फिर कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटैम्प्ट। उन्होंने कोई भी गंभीरता से लेने वाला निर्णय जिससे भारत की राष्ट्रीय आय बढ़े, लोगों का जीवन स्तर ऊपर हो, लेकिन कुछ भी नहीं किया। तो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को कॉलोनियल पीरियड में मेज़र किया। यहाँ पर आप लोग मेंशन कर सकते हैं इनके नाम, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो वो इकोनॉमिक्स कौन थे? दादा भाई नारोजी, विलियम दिग्बे, फिंडले श्रीनिवास, V.K.R.V. राव और R.C. देसाई। लेकिन बट देयर अटेम्प्ट टू मेजर सच इनकम इल्ड कॉन्फ्लिक्टिंग एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। इन्होंने जो भी मेजरमेंट किए तो उनमें डिफरेंस आने लगा, इनकंसिस्टेंट टिक नहीं रहे थे। लेकिन सिर्फ V.K.R.V. राव हुज एस्टिमेट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वो कंसिडरेबली वेरी सिग्निफिकेंट था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस इकोनॉमिक्स का ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम पीरियड में GDP मेजरमेंट सिग्निफिकेंट थी या कंसिस्टेंस थी, तो V.K.R.V. राव और बाकी उनमें नाम ले सकते हैं। तो फिर मोस्ट स्टडीज़ डिड फाइंड द कंट्रीज ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीगेट यानी कि रियल GDP कैसे करेंगे। तो जो फर्स्ट हाफ सेंचुरी 20th सेंचुरी थी वो कितनी थी GDP हमारी उस समय में? लेस देन 2%, और जो रियल GDP थी वो थी 0.5, यानी कितना लेस योगदान था या प्रोडक्शन वर्क था। फिर लोगों इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हमारे देश की ब्रिटिश काल में यानी कि ब्रिटेन ने हम लोगों के ऊपर राज्य करके क्या क्या बुरा हाल बना दिया कि हमें एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बना दिया, और उन्होंने हमारे देश की तरक्की के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। तो अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल में हमारे एग्रीकल्चर की क्या स्थिति थी। बटे आप लोगों को ये तो मालूम ही है कि स्थिति तो अच्छी होगी नहीं, अगर उन्होंने की भी होगी तो सिर्फ ब्रिटेन के फ़ायदे के लिए। लेकिन कैसे क्या था ये देखिए। इंडियन इकॉनमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन फंडामेंटली अल्गेरियन। अल्गेरियन मीन्स कि पिछड़ी हुई ट्रेडिशनल वे में ही कर रहे थे वो अपनी खेती बाड़ी को। अबाउट 85% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन लीव्ड मोस्टली इन विलेजेस। आज भी गांव में रहती है, लेकिन एंड ड्राइव्ड लाइववुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर, यानी कि कंजम्पशन उनकी एग्रीकल्चर से थी। तो सबसे पहले जो थी हालत क्या कहेंगे एग्रीकल्चर की कि लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अंडर द ब्रिटिश रूल। Under the British colonial rule, though in absolute terms, agriculture sector experienced some growth due to the expansion of the aggregate area under the cultivation. उस समय ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सपीरियंस किया, लेकिन उसने एरिया तो बढ़ाया। एग्रीकल्चर सेक्टर ने उनको ज़मीनें तो दी और बताया कि आप यहाँ पर खेती करो। एग्रीगेट एरिया तो कल्टीवेशन के लिए दिया, एक्सपैंड किया, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी। The agriculture sector continue to experience stagnation. Stagnation means वहीं पर कोई विकास नहीं हो रहा था, and deterioration despite the fact of the largest section of Indian population depended on it for sustain, यानी कि
उस जगह का भी यानी कि लैंड का हनन हो रहा था, क्योंकि मैक्सिमम जो इंडियन पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी, लेकिन उसका विकास नहीं हो रहा था। यानी कि लो प्रोडक्टिविटी का कारण क्या था? एक तो हैविली पॉपुलेशन प्रेशर था और वहाँ पर स्टेगनेंट इकॉनमी थी। और इनके क्या कारण थे? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट आर द रीज़न ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन एंड लो प्रोडक्टिविटी, तो सबसे पहला जो कारण था वो था जमींदारी सिस्टम ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट। यानी कि उस समय में ब्रिटेन ने तो अपना फ़ायदा सोचा, उसको तो ये था कि इंडिया में कहीं से भी कैसे भी पैसा ले लो, बस पैसा ले लो। तो इसका पहला जमींदारी सिस्टम में वो क्या करते थे रेवेन्यू में? द स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट और रेवेन्यू सेटलमेंट, जो कि उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किए थे। उन्होंने क्या कहा जमींदारी सिस्टम में, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी कंप्राइजिंग पार्ट ऑफ इंडिया प्रेजेंट डे ईस्टर्न स्टेट में थी, कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी प्रॉफिट हो वो ले लीजिए आप, लेकिन जमींदारों को वेंट टू द जमींदार इंस्टेंट ऑफ द कल्टीवेटर। ठीक है, हाउ एवर नथिंग वॉज डन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द एग्रीकल्चर। उन्होंने जमींदारों को अपॉइंट कर दिया और उन्होंने कहा कि जो इस भूमि पर कल्टीवेट करते हैं, यानी कि धान उगाते हैं या फसल उगाते हैं, उनको उसका प्रॉफिट नहीं जाएगा, वो जमींदारों को जाएगा। और उन्होंने कहा कि जमींदार आपके लिए कुछ भी करेंगे, यानी कि लैंड रेवेन्यू करेंगे, लेकिन जमींदारों ने सिर्फ अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए उनका और भी अधिक शोषण किया, उनको प्रॉफिट नहीं दिया, बल्कि उनसे होने वाले उत्पादन को भी उसका कुछ एक हिस्सा उनको जीवन निर्वाह के लिए दिया जाता था, बाकी सारा का सारा वो अपने गोडाउन में रख लेते थे। और सेकेंड, द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार क्या था? मेन उनका टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकॉनमी कंडीशन ऑफ द कल्टीवेटर। उनकी आर्थिक स्थिति को नहीं देखते हुए उनका सिर्फ ये था कि तुम लोग मरो, भूखे रहो, जैसे मर्जी रहो, और भी बद से बदतर होती जा रही थी। और उनको सिर्फ ये था कि तुमने सिर्फ भूमि का लगान देना है। और इसके कारण क्या हुआ? इमेंस मिजरी एंड सोशल टेंशन अमंग द कल्टीवेटर्स। Third, to a very large extent, the terms of revenue settlement were also responsible for Jamidar adopting such an attitude. Dates of deposit, specified sum of revenue were fixed, failing which the Jamidar were to lose their rights. अब क्या होता है कि किसी को अगर किसी को पावर का एंजॉय करा दिया जाए या किसी को एक बार गद्दी मिल जाए, मेनली भारत में यही शुरू से होता आया है। आज भी राजनीतिक नेता एक बार सत्ता में आने के बाद उस कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। उस समय में भी अगर किसी जमींदार को मेन अथॉरिटी दे दी जाती थी कि आपने भूमि का ऋण इनसे कलेक्ट करना है, तो वो बगैर उसकी हिचक के कि आर्थिक स्थिति क्या है, वो भूखा मर सकता है, उसके घर में क्या है, इन सब चीज़ों को सोचे बगैर उनको भूमि का लगान लेता था। और उनको ये होता था कि कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे उनकी अधिकारों को ना छीन ले, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को खुश करने के लिए अपने ही लोगों का शोषण करते थे और उनको गवर्नमेंट को रेवेन्यू देते थे। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि जमींदारी सिस्टम के थ्रू। फिर उस समय में लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी काफ़ी सारे कारण थे जिसके कारण मैक्सिमम जो फार्मर्स थे उन्होंने डिसमल लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जिन्होंने ना के बराबर उत्पादन में सहयोग दिया। अदरवाइज़ अगर टेक्नोलॉजी उनको सही मिलती, इरिगेशन यानी कि सिंचाई के सही साधन मिलते, तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते जीडीपी में। फिर दो देयर वाज सम एविडेंस ऑफ अ रिलेटिवली हायर यील्ड ऑफ कैश क्रॉप इन सर्टेन एरिया ऑफ द कंट्री ड्यू टू कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होने के कारण कुछ देश के कुछ एक एरिया में बहुत ज़्यादा कैश क्रॉप का यील्ड प्रोडक्टिविटी हुई, लेकिन हार्डली हेल्प फार्मर्स, लेकिन फिर भी किसानों की मदद नहीं होती थी। कंडीशन एज इंस्टेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप नाउ दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप, यानी कि जो इनका पैसों में। तो मेनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दो ही चीज़ों पर किया था, जिसका ओपियम नील की खेती को ज़्यादा फोर्स किया गया था, और एक तरह से इंडिगो की खेती और एक ओपियम नशे की, ताकि वो नशे में काम करते रहें। और नील की खेती का उत्पादन इसलिए करवाया था पैसों में, ताकि वो ब्रिटेन के टेक्सटाइल को और भी स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा लैक ऑफ रिसोर्सेज। इंडियाज़ एग्रीकल्चर वॉज स्टार्व्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज और डीसैलिनेशन, यानी कि भूमि का हनन होना, केमिकल्स और अदर केमिकल फ्रॉम सॉइल से
पानी का बहाव को ना रोक पाना, और इन चीज़ों में नहीं खर्च कर रहे थे, ना तो ज़मींदार कर रहे थे या जिनके पास पैसा था, ना गवर्नमेंट। तो यहाँ पर इनके कारण क्या होता था कि स्मॉल सेक्शन ऑफ फार्मर चेंज देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड क्रॉप टू कमर्शियल क्रॉप। उन्होंने फूड क्रॉप को कहा कि हम पैसों से खरीद लेंगे, कमर्शियल से हमारी कुछ तो आमदनी होगी। ए लार्ज सेक्शन ऑफ टीनेंट्स, जो उस पर काम करने वाले व्यक्ति, स्मॉल फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर नाइदर हैड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि छोटे किसानों पर या उनके यहाँ काम करने वाले मज़दूरों पर या शेयर क्रॉपर जिनके मालिक भी हैं, उनके पास कोई रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी नहीं थे जो कि वो इन्वेस्ट कर सकें उसमें। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए कि 3 चीज़ों को आपने बताना है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द रीज़न ऑफ बैकवर्ड ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द क्रोनिकल पीरियड, तो आपने जमींदारी लैंड रेवेन्यू सिस्टम बताना है। सेकेंड, आप लोगों ने टेक्नोलॉजी का, इरिगेशन, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, और थर्ड लैक ऑफ रिसोर्सेज का। क्लियर। आई थिंक यू क्लियर दिस कंसेप्ट। नाउ वी कंटिन्यू विद नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी हम लोगों ने हालात किए एग्रीकल्चर सेक्टर के। नाउ अब हम करेंगे कि ब्रिटिश काल में हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे थे, कि उनका भी एक्सप्लॉइट किया था। मेनली मैंने आप लोगों को बताया अभी हैंडीक्राफ्ट का काम था, जिसमें हम लोगों को कपड़े का, टेक्सटाइल वगैरह का था काम। टेक्सटाइल का नहीं, मतलब कपड़े को हाथ से कढ़ाई, बुनाई, ये सब चीज़ें, और हम लोगों का डायमंड वगैरह, बड़ी सोने की ज्वेलरी वगैरह का डिज़ाइन करना, प्रीशियस स्टोन कट करना। तो नाउ collapse of India's world famous handicraft industries during the British rule. The rule of the British India government lead to the collapse, यानी कि ऑफ इंडियाज़ वर्ल्ड फेमस, यानी कि उस समय भारत जो था अपने हाथ करगा मशीन के या काम के कारण फेमस था। विदाउट कंट्रीब्यूटिंग इन एनी सिग्निफिकेंट मैनर, तो उसको मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस में कन्वर्ट किया था। तो उन्होंने कहा कि क्या कारण थे। इफेक्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द कंट्रीज़ वर्ल्ड फेमस इंडिजियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, उसने मतलब फेमस इंडिजियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या किया डाउन करने के लिए। इट क्रिएटिव मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इंडिया में बहुत बेकारी फैल गई। इसने न्यू डिमांड इन इंडियन कंज्यूमर मार्केट, वहीं भारत में उन्होंने बहुत सारे कस्टमर को क्रिएट किया, नई डिमांड वालों को। द इंक्रीजिंग इम्पोर्ट ऑफ चीप मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्होंने यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और फाइनल गुड्स जो मशीन से बने होते थे ब्रिटेन के, उनको एक तरह से मार्केट अवेलेबल करा दी थी कि भारत में आप जब चाहो जैसा चाहो माल को बेच सकते हैं। तो यहाँ पर इंपोर्ट करते थे वो मैन्युफैक्चर गुड्स में। तो इसमें 2 तरीक़ों से सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया इफ़ेक्ट ब्रिटेन के द्वारा। पहला, द इंटेंशन वॉज टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ अ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, उसको रिड्यूस किया रॉ मटेरियल फॉर अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ इन ब्रिटेन, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा कहा कि रॉ मटेरियल लेना है इंडिया से ले लो, आप लोगों के पास की बात नहीं है कि आप फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करो। सेकेंड, टू टर्न इंडिया इनटू अ स्पार्लिंग मार्केट, यानी कि ब्रिटेन के बने हुए फाइनल गुड्स के लिए स्पार्किंग, बहुत ज़्यादा खुला स्पेस भारत में किया गया। तो यहाँ पर उनको, जिससे कि उनको मैक्सिमम जो पैसा है वो ब्रिटेन को, इंडस्ट्री को मिल जाए। अब देखिए आगे कि 19th सेंचुरी में क्या थी, कैसी थी हमारी, तभी आप लोगों को डिफरेंस क्लियर होगा। द मॉडर्न इंडस्ट्री बिगेन टू टेक रूट इन इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। सबसे पहले डेवलपमेंट वॉज कन्फाइंड टू द सेटिंग अप कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल। द कॉटन टेक्सटाइल मिल मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस, क्योंकि इस समय जूट का उत्पादन पर इंडियंस का ही था, जो कि वेस्टर्न पार्ट कंट्री में थे, कहाँ, महाराष्ट्र और गुजरात में। वाइल जो जूट मिल थी वो फॉरेनर्स ने एंजॉय की, कंसंट्रेट किया बंगाल ने, इसने हमारे भी ख़त्म कर दिया। फिर द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्रीज बिगेन कमिंग अप इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। ये ऐसी कंपनी थी टिस्को, टाटा, आयरन एंड स्टील कंपनी, जो ब्रिटेन काल में भी थी और आज भी प्रेजेंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज़ थी जो स्टार्टिंग से इंडिया में बिलोंग कर रही हैं या ब्रिटेन काल से अभी भी कंटिन्यू हैं। तो टिस्को, जो कि 1907 में इनकॉर्पोरेट की गई थी। फिर दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी थी जिसमें आप कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इंडिया में बनाई गई, वो थी शुगर, सीमेंट, पेपर एसेट्रा। अब इंडिया में इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने कैसे इसको शॉर्टफॉल किया।
स्लो प्रोग्रेस थी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ब्रिटेन को प्रमोट करना था, इंडिया को नहीं। लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स थी, देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ टू हेल्प द प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, जो कि क्या करते थे कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ जो कि फर्दर प्रोडक्शन करती है, उनको भी टर्न कर दिया था ब्रिटेन वालों ने कि वो करंट कंजम्पशन करें। और नो सब्सिट्यूट टू द कंट्रीज ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फ्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिनका कोई सब्सिट्यूट ही नहीं था जिनको रिप्लेस किया जा सके, और इनकी जो ग्रोथ रेट थी वो भी कम थी। कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन रिमेन वेरी स्लो। फिर लिमिटेड एरिया, भारत के कुछ ही स्थानों पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी। अनदर सिग्निफिकेंट ड्रॉप बैक ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर की लिमिटेड ऑपरेशंस कराए जाते थे पब्लिक के द्वारा। दिस सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली टू द रेलवे चलाई गई थी, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। यानी कि इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है कि हमारे भारतवर्ष में एग्रीकल्चर की क्या स्थिति थी और गवर्नमेंट ने क्या क्या रूल्स बनाए। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि जो ये हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर थे इसकी क्या हालत कर दी गई थी ब्रिटेन में, और डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या था, आगे और भी जो एरियाज़ थे जहाँ पर हमारा बैड इम्पैक्ट पड़ा। बट इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ प्लीज़ शेयर द वीडियो बिकॉज sharing is caring, and for my appreciation please subscribe the channel and write in the comment box that you like the video very much. Thank you.